Hello everyone and welcome to Academic Mantra. Today's lecture is going to be on chapter Control and Coordination from the Biology unit of class 10th Science. आप जानते हैं ये चैप्टर CBSE मार्किंग में कम से कम 6 नंबर आपको लेके आने वाला है. ईजी चैप्टर है, एक लेक्चर के अंदर हम इसको ख़त्म करेंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर इन टर्म्स ऑफ ईज़. आप आसानी से एक लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को याद कर पाओगे और इसके बाद बस एक रिवीजन के बाद यू विल बी गुड टू गो विद योर बोर्ड एग्जाम्स. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्टिमुलस एंड सिस्टम्स. अब चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में. दो वर्ड्स आ रहे हैं, पहला कंट्रोल और दूसरा कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन कर रही है, आपने एक ग्लास उठाया तो आपका कंट्रोल अपने हाथ पे है कि वो ग्लास गिर नहीं गया, वो टूट नहीं गया. आपने वो अपने मुंह तक भी ग्लास लाया, पानी पिया और वापस वहीं रखा जहाँ आप रखना चाहते थे या जहाँ उसकी सही जगह थी. तो आपके हाथों पर आपका कंट्रोल है या फिर आपके दिमाग का कंट्रोल है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना. और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है. अगर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मुझे ये ग्लास उस टेबल पे रखना है तो मेरा हाथ खुद ही जाके उस ग्लास को उस टेबल पर रखने वाला है. तो किस तरीके से हमारे ब्रेन ने हमारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करा एक टास्क को कैरी आउट करने में, सक्सेसफुली कंप्लीट करने में. तो पूरे चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, जो भी सारे एक्शंस हम करते हैं किस तरीके से आपस में बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. तो सबसे पहले जो दो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, जो शब्द का मतलब पता होना चाहिए, वो पहला तो है स्टिमुलस. स्टिमुलस या स्टिमुलाई प्लूरल फॉर्म. स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो, अब ऐसे समझो इसे कि जो हमें छेड़ दे, जिससे हम छिड़ जाएं, वो स्टिमुलस है. जैसे कि वो जो छुई मुई का पौधा होता है, टच मी नॉट, उसको हमने छुआ और वो छूते साथ पत्ते बंद हो गए, तो वो उसके लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है, उससे वो छिड़ गया, है ना. इस तरीके से कोई भी चीज़ जो है जिससे, जो हमारे बेसिकली ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट फैक्टर से अलग है, बाहर से कुछ आ रही है, वो स्टिमुलस होता है. ये कुछ भी हो सकती है. लाइट एक स्टिमुलस है, हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारी लाइट आएगी, मान लो सनलाइट, तो वो स्टिमुलस है. हम दिखेंगे, हम स्वेट करने लग जाएंगे, गर्मी से किसी को एलर्जी हो जाएगी, है ना, कोई परस्पायर करेगा. तो सबके अपने अलग अलग रिएक्शंस हैं उस स्टिमुलस के लिए जो वो लोग दिखाएंगे. ठंड के लिए अलग स्टिमुलस होता है. जब ठंड होती है तो हमारे गूज़बम्प्स आ जाते हैं, हम जैकेट्स पहनने लगे, हम अपने हाथ रब कर रहे हैं आपस में. क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी बढ़े. तो ठंड क्या हुई? स्टिमुलस. ऐसी चीज़ जिसने हमें छेड़ दिया, जिसने हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, हमारा जो जिस चीज़ की हमें आदत है, बेसिकली हमारे बॉडी टेम्परेचर्स की आदत है, उस चीज़ में उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया. तो दैट इज़ स्टिमुलस. अब हमारे आसपास कई स्टिमुलस हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म के आसपास स्टिमुलस होते हैं, पर हर स्टिमुलस हमें छेड़ता नहीं है. और जो स्टिमुलस हमें छेड़ते हैं उनके लिए हम रिएक्ट भी करते हैं. द चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स एंड रिएक्ट्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच. इनमें से कुछ भी हो सकता है. ये सारे के सारे आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलस. तो हम रिएक्ट तभी तो करेंगे जब कोई स्टिमुलस होगा, जब किसी चीज़ ने हमारे साथ रिएक्ट करा हमारी और एनवायरनमेंट से, तब हम उसके खिलाफ जो भी करेंगे रिएक्शन हमारा, दैट विल बी आर स्टिमुलस. दोनों प्लांट्स और एनिमल्स स्टिमुलाई के जो लिए है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि टच मी नॉट, पौधे को टच करेंगे तो वो बंद हो जाता है, वो उसके पत्ते क्लोज हो जाते हैं, आपस में फोल्ड हो जाते हैं. अब किसी को अगर इंसानों में नहीं पसंद कि हमें कोई बार बार छुए, टच करे, तो उसके टच करने से हम फोल्ड तो होने नहीं वाले, है ना. तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही तरीके स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के बिल्कुल अलग होते हैं. क्या होते हैं ये आगे पढ़ेंगे, बट अभी ये समझ लो कि सब ऑर्गेनिजम्स के आसपास स्टिमुलस है, सब स्टिमुलस से रिएक्ट करते हैं, सब उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स के तरीके अलग अलग होते हैं. ठीक है.
अब स्टिमुलस अगर पढ़ लिया तो दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है सिस्टम्स। ऐसे कौन से सिस्टम हैं जो हमें मदद करते हैं इस स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्ट करने में। जैसे हमने अगर सोचा कि गर्मी लग रही है तो चलो चल के एसी के सामने बैठते हैं, तो ये जो है ये आइडिया दिमाग में आया, दिमाग से हाथ पैरों में आया, चल चल के तुम गए और तुम जाके किसी एसी के सामने बैठ गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें, तुम्हारा ब्रेन ने काम करा, तुम्हारी बॉडी ने, मसल्स ने, हर चीज़ ने काम करा। तो एक पूरा सिस्टम काम करता है। किसी एक स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने के लिए एक पूरा स्टिमुलस जो है वो वर्किंग प्रोसेस में लगा रहता है, तब जाके हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं। कितने तरीके के सिस्टम होते हैं? 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिससे हम रिएक्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? नर्वस का मतलब ये नहीं है कि नर्वस हो गए वाला नर्वस। नर्वस यानी कि नर्व्स से जुड़ा हुआ, हमारी बॉडी के अंदर जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जैसे मान लो एक ब्लिंकिट है, एक ज़ेप्टो है, या फिर एक मान लो ज़ोमैटो है और दूसरा स्विगी है ना। काम दोनों का यही है, चीज़ें इधर उधर पहुंचाना, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ें, बट दोनों हैं अलग। एक का तरीका अलग है और दूसरे का तरीका भी अलग है। नर्वस सिस्टम कैसे करता है मैंने बताया, नर्व्स के थ्रू, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम करता है हॉर्मोन्स के थ्रू। हॉर्मोन्स के थ्रू भी हम रिएक्ट करते हैं। अब इन दोनों सिस्टम्स को आगे पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने अभी बताया, नर्व्स का बना हुआ एक पूरा सर्किट सिस्टम, रैकेट कुछ भी मान लो, जिसके अंदर रिएक्शंस फ्लो करते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में करती है। किस तरीके से करती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, बिजली, यानी कि जो रिस्पॉन्स यहाँ से आने वाले हैं नर्वस सिस्टम से, वो बहुत फास्ट आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना। विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैसेजेस ट्रांसफ़र होने वाले हैं। कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। हमारे अंदर कोई चार्जिंग प्लग या पॉइंट तो है नहीं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो। विद इन द बॉडी ही ऑफ कोर्स ये सिस्टम वर्क करेगा, एंड थ्रू वन नर्वस सेल टू द अदर इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। कैसे होती है? रिसेप्टर्स के थ्रू होती है। देखो, रिसेप्टर वर्ड कहाँ से आ रहा है? रिसेप्टर वर्ड आ रहा है रिसेप्शन या रिसीविंग से। किसी चीज़ को रिसीव करना, हमने किसी चीज़ को लिया है। अब लेने का मतलब ये नहीं है कि बहुत खुशी खुशी जाके किसी गेस्ट को रिसीव करने वाला रिसीव कर लिया। रिसेप्टर यानी कि वो सेल्स जो हमारे आसपास के स्टिमुलस से डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे स्टिमुलस के एग्जाम्पल दिए थे, कोल्ड था, हीट था, सन था, ये जितनी भी चीज़ें थी जो भी पॉसिबल हो सकते थे, स्मेल था, टच था, है ना। जितने भी पॉसिबल स्टिमुलस हैं जिनके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, वो हमें पता कैसे चलते हैं? मुझे पता कैसे चला कि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा ठंड है, या मेरे आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर इस जो स्मेल मुझे आ रही है वो स्मेल बहुत अच्छी नहीं है, या जिस चीज़ को मैंने टच करा वो बहुत गर्म थी? कैसे पता चल रहा है? ये जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेंस ऑर्गन्स, उसी को थोड़ा फैंसिफाई करके सुंदर सुंदर अक्षरों में एनसीईआरटी ने आपको पढ़ा दिया है वही जो बचपन में था, है ना। 5 सेंस ऑर्गन्स याद है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, वही 5 है। बस नाम थोड़े बदल दिए, थोड़े फैंसी कर दिए, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ गए हो। तो रिसेप्टर कौन है? जो कि सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं। अब अगर मैंने सुना तो ये भी एक सिग्नल है, साउंड एक सिग्नल है, जिसके खिलाफ अगर मेरे को रिस्पॉन्ड करना है, मैं अपने कान बंद कर लूँगी, या मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँगी, मैं कुछ भी करूँगी, पर साउंड एक तरीके का स्टिमुलस है। इसको क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर बोलेंगे ईयर्स को, क्योंकि साउंड रिसीव करने वाला ऑर्गन कौन है? ईयर है। कान के थ्रू हम उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। साउंड एज अ स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द ईयर एज द रिसीविंग ऑर्गन, एंड दैट इज़ वाई द ईयर इज़ नोन एज फोनो रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब मैंने बता दिया, और फोनो वर्ड जहाँ भी है ये तो पता होना चाहिए तुम्हें। फोनो का मतलब साउंड होता है। फोनो वर्ड जहाँ भी सुनाई दे यानी कि साउंड की इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरीके से फोटो जहाँ भी सुनाई दे वहाँ लाइट की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे सनलाइट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, इसीलिए फोटो लगता है नाम के आगे, है ना। अब यहाँ फोनो रिसेप्टर लग गया, यानी कि फोनो यानी साउंड की बात हो रही है, ईयर हमारे
इस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। नेक्स्ट है आईज। आईज एक्ट एज फोटो रिसेप्टर्स। अभी फोटो मैंने बताया, जहाँ लाइट वहाँ फोटो वर्ड देखने को मिलेगा, ये हमें देखने में मदद करती हैं, वी नो ऑल ऑफ दैट, है ना। थर्ड है स्किन। स्किन इज़ अ थर्मो रिसेप्टर। थर्मा का मतलब भी सबको पता है, पिछली 2-3 क्लास में रोज़ बता रही हूँ। थर्म वर्ड जहाँ भी आ जाए यानी कि हीट की बात हो रही है, थर्म मीन्स हीट, तो थर्मामीटर है ना, हीट नापने के काम आता है बुखार में। तो थर्मो रिसेप्टर स्किन है। किसी गर्म कप को पकड़ूंगी तो मेरे हाथ को ही पता चलेगा ना कि गर्म है, या आंखें देख लेंगी ग्लास को पहले ही कि नहीं ये गर्म, ऐसे नहीं पकड़ना, हाथों को पता चलेगा टच करने से। हीट का अंदाज़ा स्किन लगा सकती है, दैट इज़ अ थर्मो रिसेप्टर। ठीक है। फील्स टेम्परेचर, हमारी स्किन टेम्परेचर फील कर सकती है, हॉट और कोल्ड टच के बारे में पता कर सकती है। सेकेंड लास्ट इज नोज। नोज इज ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। ओल फैक्ट्री जहाँ आ जाए वहाँ बात स्मेल की होगी। ये चीज़ एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में भी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जैसे लिटमस पेपर पढ़ते हो ना, लिटमस पेपर बताता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ऐसे ही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्मेल से बता देते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब वहाँ भी स्मेल के लिए ऑल फैक्ट्री यूज़ हुआ था केमिस्ट्री में, बायो में भी स्मेल के लिए ही यूज़ हो रहा है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर नोज को बोला जाता है क्योंकि ये स्मेल करके बता देती है। बनाती है ना मम्मी घर में हलवा, पहले ही पता चल जाता है हलवा बन रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी नोज को स्मेल की आदत है, हमारे ब्रेन ने उसको रजिस्टर कर रखा है कि ये खुशबू आ रही है यानी कि यही खाना बन रहा होगा, है ना। ये हमारे ब्रेन के डेटाबेस में ऐड हो चुकी चीज़ें हैं और वो स्मेल करते साथ हमारी नोज उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है। एंड द लास्ट वन इज ऑफ कोर्स टंग। टंग इज़ अ गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी यानी कि हमारे सारे के सारे गैस्ट्रिक सिस्टम से, पेट से जुड़ा हुआ, तो टंग टेस्ट हमें बताती है, गस्टेटरी रिसेप्टर है किसी भी चीज़ का, बिटर है, स्वीट है, सार है, सारी चीज़ें टंग बता सकती है। तो ये 5 तरीके के रिसेप्टर हैं जिनकी मदद से हमारा जो है नर्वस सिस्टम काम करता है और हम सेकंड्स में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कोई बहुत गर्म ग्लास पकड़ लिया तो मैं 1 सेकंड के अंदर उसको छोड़ दूंगी। क्यों छोड़ दिया मैंने? ग्लास गिर के टूट सकता था, मेरे ही ऊपर गिर जाता, कुछ भी हो जाता, पर मैं उसे बहुत जल्दी छोड़ दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी स्किन जो कि एक थर्मो रिसेप्टर है उसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई गर्म है, छोड़ दे वरना जल जाएगी। तो जैसे ही मेरी स्किन ने ये डिटेक्ट करा, जैसे ही ये सेल इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला कि भाई छोड़ दो, और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास वापस पहुंची, ऑर्डर अंदर से आया, कमांड कि भाई छोड़ने को कह रहे हैं अंदर वाले, वैसे ही मेरा हाथ उसको छोड़ देगा। तो इस तरीके से रिसेप्टर्स काम करते हैं नर्वस सिस्टम से रिएक्शंस या रिस्पॉन्स कलेक्ट करने का। अब किसके थ्रू कर रहे हैं? न्यूरॉन्स के थ्रू कर रहे हैं। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक लाइन की है, बहुत छोटी है, आधी लाइन कहूँगी इसको, तो एक भी नहीं है, याद कर लेना, बहुत छोटी सी है। न्यूरॉन इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है टीचर, चाहे 1 मार्कर में पूछे, कहीं भी पूछे, आ जाता है। डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेम द पार्ट्स भी दे देते हैं न्यूरॉन के कई बार के, बताओ इनमें से कौन कौन से पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का क्या नाम है, या इनका क्या काम है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ होती है न्यूरॉन, बिल्कुल ही नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बहुत जूम करके जाना पड़ेगा। और हमारे शरीर में कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स अवेलेबल और प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू हम ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा ये जो इम्पल्सिव रिएक्शन है इसको कैरी आउट करते हैं। ठीक है। अब होगा क्या देखो, अब मान लो कि जैसे मेरा जो हाथ है वो उसके अंदर, पूरे के अंदर एक ही न्यूरॉन है, अभी मान लो, अभी के लिए है ना, एक ही न्यूरॉन है, तो होगा कि मेरे जो उंगलियां हैं उनमें मानो ये जो डेंड्राइट्स देख रहे हो, ये डेंड्राइट्स हैं, इन्होंने टच करा ग्लास को और यहाँ से इंफॉर्मेशन पास हुई, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ से एक्सॉन के अंदर गई, ये जो येलो कलर की लंबी सी डंडी देख रहे हो, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? कि भाई गर्म है, गर्म है, गर्म है, करते 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 एंड तक चली गई एक्सॉन टर्मिनल। और मान लो, अभी के लिए सिर्फ मान लो कि एक्सॉन टर्मिनल मेरा CNS है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड ही जवाब देगी, याद रखना है यहाँ पर। तो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुँचा, कौन सा मैसेज? कि गर्म है, गर्म है, तो वो उसको तो बस यही पता है गर्म है, मेरे हाथ को नहीं पता कि इसका करना क्या है।
अगर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, मेरी स्पाइनल कॉर्ड ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर दें, तो चाहे कितना भी गर्म ग्लास हो मैं उसे पकड़ के ही रखूँगी, मैं छोड़ ही नहीं पाऊँगी। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अंदर से बोलेगी ही नहीं जवाब में कि छोड़ दे गर्म है। तो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड ने बोला छोड़ दे गर्म है, अब यहाँ से एक्सॉन से जो है दूसरे न्यूरॉन जो हैं, अभी तो एक ही था, अब मान लो यही न्यूरॉन वापस सिग्नल लेके आएगा डेंड्राइट तक, वापस उल्टा उल्टा चल के सेम रास्ते, और अब क्या मैसेज लेता हुआ आएगा? छोड़ दे, छोड़ दे। और जैसे ही मेरे हाथ तक वो मैसेज पहुँचेगा वैसे ही मैं उस ग्लास को छोड़ दूँगी। अब सोचो कि ये जो एक्शन है, तुम्हें कितनी देर लगती है एक ग्लास को पकड़ने में, देखने में कि ये बहुत गर्म है, जल जाएंगे यार, छोड़ दो। बिल्कुल मिली सेकेंड्स, है ना? मिली सेकेंड्स के अंदर हम ये काम कर देते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मान लो एक न्यूरॉन है, हमारे शरीर के अंदर एक नहीं है, कई हज़ारों लाखों के हिसाब से न्यूरॉन्स हैं। तो अब सोचो द स्पीड विद विच द न्यूरॉन्स एंड द नर्वस सिस्टम कैरीज दिस टास्क आउट विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कौन सी इम्पल्स लेके जा रही है मैसेज? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड प्राइम रीजन वाई न्यूरॉन्स आर सो फास्ट इन कैरिंग द मैसेजेस। इसीलिए हमें न्यूरॉन्स की ज़रूरत यहाँ है, क्योंकि अगर मैसेज ज़रा सा भी धीरे होता तो इतने में तो मेरा हाथ ही चल जाएगा, इतने में अंदर से मैसेज आएगा कि भाई छोड़ने को कह रहे हैं, इतने में तो ख़त्म हो जाएगा सब, है ना? तो इसीलिए इस सिस्टम को फास्ट होने की ज़रूरत थी, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की ज़रूरत थी और न्यूरॉन्स की ज़रूरत थी, ताकि ये काम जो है बड़ी जल्दी जल्दी हो सके। तो अब फंक्शन भी समझ आ गया। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट सबसे पहले रिसीव करेंगे सिग्नल कि अच्छा ये कह रहे हैं, फिर डेंड्राइट से वो सिग्नल पास होगा, एक्सॉन के थ्रू जाएगा, और एक्सॉन टर्मिनल पे कौन खड़ा है? जहाँ एक न्यूरॉन ख़त्म होता है एक्सॉन टर्मिनल पे, वहीं पे दूसरा न्यूरॉन खड़ा है। दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट को वो सिग्नल पकड़ा देगा। जैसे रिले रेस होती है ना, देखिए एथलेटिक्स में एक बैटन होता है वो सिलेंडर जैसा, एक टीम प्लेयर लेके भागेगा, दूसरे के हाथ में देगा, दूसरा वाला तीसरे के हाथ में देगा, और सबसे पहले जो पहुंचता है वो जीत जाता है ना, टीम पूरी। इसी तरीके से ये रीले हो रही है। मान लो एक न्यूरॉन सिग्नल दूसरे को पकड़ाता है, दूसरा तीसरे को पकड़ाता है, और इस तरीके से करते 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 मैसेज हमारे हाथ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। अब न्यूरॉन्स आपस में चिपके तो हुए हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप भी होता है। उस थोड़े बहुत गैप को साइनैप्स कह देते हैं। इसके ऊपर एनसीईआरटी अलग से भी पूछ लेती है कि बताओ साइनैप्स क्या होता है। साइनैप्स इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, यानी कि नर्व एंडिंग यानी एक न्यूरॉन के ख़त्म होने, और डेंड्राइट यानी कि दूसरा न्यूरॉन जहाँ शुरू होता है, इसके बीच में जो छोटा सा थोड़ा सा गैप है, इसको साइनैप्स कहते हैं। अब ये गैप भी खाली नहीं है, क्योंकि हवा में थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। उस गैप को भरने के लिए भी कुछ होता है। यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है मैसेजेस का। तो ये है न्यूरॉन, इसकी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन, और इसकी बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शन। डेंड्राइट एक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन, सेल बॉडी के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। एक्सॉन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द होल न्यूरॉन। ठीक है, इसको याद रख लेना, न्यूरॉन इज़ इम्पॉर्टेंट। न्यूरॉन के बाद नेक्स्ट थिंग इज़ फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। फंक्शंस क्या है न्यूरॉन के? फंक्शनिंग में सबसे पहले क्या है? अब ये देखो, जो पूरी साइकिल मैंने तुम्हें पढ़ाई है वही फंक्शनिंग है, वही सब बस यहाँ पे लिख दिया है कि एग्जाम में किस तरीके से तुम लिख के आओगे। देखो, द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल एज अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। डेंड्राइट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हुई। अब ये जो इम्पल्स है ये डेंड्राइट के थ्रू पूरी सेल बॉडी में ट्रैवल करके एक्सॉन तक पहुंचेगी। एक्सॉन कौन है? वो पीली वाली जो लंबी सी डंडी है। अब यहाँ क्या होगा? केमिकल्स रिलीज़ होंगे एक्सॉन में, और वो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को और आगे भेजेंगे। अब फिर फाइनली जो नर्व एंडिंग है वहाँ साइनैप्स में ये जो है इम्पल्स ये ट्रांसफ़र करेगी अपने आप को, और उसी तरीके से फिर दूसरे न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स के थ्रू घुस जाएगी, और ऐसे ही साइक्लिकल प्रोसेस के थ्रू चलते चलते आगे फाइनली स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? वही सेम चीज़, सेम एग्जांपल तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ा रही है कि अगर कोई गर्म कप छू लिया तो फिर क्या होगा। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, ये गर्म कप मान लो तुमने छू लिया, देखो रिसेप्टर आपके हाथ में है ना, ये रिसेप्टर हाथ में है, गर्म कप छू लिया,
और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी का मतलब क्या होता है? सेंसरी का मतलब हम सेंस कर पा रहे हैं, सेंस ऑर्गन से आ रहा है सेंसरी, कि हमने टच करा और पता चल गया गर्म है, सेंस ऑर्गन्स है ना। सेंस ऑर्गन ने बताया कि भाई गर्म है, और ये गोल गोल घूम के कहाँ चला गया? देखो ऊपर लिखा है स्पाइनल कॉर्ड CNS, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँच गया। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या बोला? मैसेज ब्रेन के पास भेजा, ब्रेन ने बोला कि भैया छोड़ दो, और फिर वापस स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन, देखो मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है? मोटर न्यूरॉन वापस ला रहा है कि भाई छोड़ना है। मोटर न्यूरॉन सेंस नहीं कर सकता क्योंकि मोटर न्यूरॉन मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में होने वाले रिसेप्टर्स ही सेंस कर पाएंगे, क्योंकि यही तो हैं सेंस ऑर्गन्स के जो पार्ट हैं, यही रिसेप्टर्स हैं। मोटर न्यूरॉन तो बस अंदर से मैसेज लेके आ रहा है कि भाई छोड़ने को कह रहे हैं। जैसे ही हाथ तक वो मैसेज पहुंचेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, वैसे ही इफ़ेक्ट, जो इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ हमारा हाथ जो है उस ग्लास को छोड़ देगा। ये हुई रिफ्लेक्स आर्क, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, डायग्राम बहुत इजी सा है। देखो तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि ऐसी हड्डियां पेपर में बना के आ जाओ, इस तरीके का हाथ बनाओ, कप में से धुएं उड़ा दो। एक सिंपल सा सी फिगर, आर्क का मतलब ही यही होता है कि सी है ना, तो वो बस तुमसे यही कह रहा है कि एग्जामिनर को समझाओ कि तुम्हें आता है। कैसे समझाओगे? मान लो तुमने यहाँ दिखा दिया, मैं अभी H लिख रही हूँ कि ये हीट है, इससे इधर एरो भेजो, यहाँ लिखो कि ये सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ से मैसेज जा रहा है, इधर लिख दो ये CNS सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहाँ रीले न्यूरॉन है, इधर से कौन आया? इधर से मोटर न्यूरॉन आया, और उसने वापस आके मैसेज बोल दिया कि इसको छोड़ दो, इसको गिरा दो वरना जल जाओगे। बस इतना सा है। अब इतना ही बुरा तो नहीं बना दोगे, थोड़ा ढंग से लेबल करोगे, अभी मैंने तुम्हें बस समझाया है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे कोई तुम्हें बिल्कुल ही ऐसे आर्टिस्ट बनाने नहीं बैठा है। टीचर को बस देखना है कि तुम्हें समझ आता है, तो इतना भी कर दोगे तो चल जाएगा। बस थोड़ा साफ सुथरा बना के आना। रिफ्लेक्स एक्शन समझ आ गया क्या होता है? बहुत क्विक होता है, बहुत सडन होता है, इमीडिएट होता है, और इसी की ज़रूरत भी है, वरना फ़ायदा क्या अगर लेट रिस्पॉन्स आया और उतने में सब जल गया तो। ठीक है, रिफ्लेक्स, हाँ एक्शन रिफ्लेक्स आर्क पूरा हो गया है, ख़त्म। अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या है? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल का मतलब नाम से ही समझ आ रहा होगा, सेंटर। सेंटर कौन है हमारी बॉडी का? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरी कौन है? उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स इधर उधर घूम रहे हैं, जो भी मैसेजेस इधर उधर पहुंचा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या केमिकल इम्पल्स के थ्रू, वो सारे के सारे कौन है? वो पेरीफेरल न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, क्या है? पेरीफेरल। पेरीफेरल सिस्टम के अंदर ये सब आते हैं। तो दो तरीके के सिस्टम हो गए है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बने हैं, पेरिफेरल जो कि आगे आसपास की क्रेनियल नर्व से बने हैं, जो कि कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारी बॉडी में फैलती हैं। हर जगह नहीं पहुंचती हैं, जहाँ भी पहुंचती हैं एक लिमिटेड रेंज के अंदर यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, अब इसमें अब हमने पढ़ लिया कि हाँ चलो नर्वस सिस्टम है, दिमाग हमें बताता है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक नहीं है। पर कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं उठ के चली जाऊँ, मैं चाहूँ तो मैं पानी पी लूँ, पर क्या अगर मैं चाहूँ तो मेरा हार्ट बीट करना बंद कर देगा? बंद हो जाएगी हार्ट बीट। अगर अभी मैं बैठ के अगर तुम सोचो कि चलो अचानक से हार्ट बीट रोकते हैं, रुकेगी? नहीं रुक सकती। काफ़ी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं, इनफैक्ट डाइजेशन या काफ़ी चीज़ें जो हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं रुकती, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती, है ना। कुछ चीज़ें तो कंट्रोल में है, मैं चाहूँ तो चुप हो जाऊँगी, अभी मैं चाहूँ तो गाने लग जाऊँगी, ये मेरे कंट्रोल में है। चलना फिरना घूमना ये सब कंट्रोल में है, लेकिन काफ़ी एक्शंस जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इनको बोलते हैं इनवॉलंटरी। वॉलंटरी कौन होते हैं? जो कंट्रोल में होते हैं। वॉलंटियर करवाते हैं ना स्कूलों में कि अपनी मर्जी से हम काम कर रहे हैं, मैडम हम तो वॉलंटियर कर रहे हैं एनुअल फंक्शन के लिए। सबको पता है काम कोई नहीं कर रहा होता, बस क्लास बंक करनी है, बाहर जाके मज़े करने हैं, यही करना होता है ना। तो वो वॉलंटियरिंग है, क्योंकि मज़ा आ रहा है ना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पर यही अगर टीचर उठा दे कि आ जाओ चलो आज एक्स्ट्रा क्लास है, कोई वॉलंटियर करेगा? नहीं। लेकिन टीचर तो फिर भी पढ़ा देगी,
ये हुआ इनवॉलेंट्री, इच्छा नहीं थी फिर भी हो गया, हमारी मर्जी से नहीं हुआ, ना हमारा बस चला कि हम मना करें तो मैडम मान जाएगी कि ओहो बच्चों ने तो मना कर दिया, अब कैसे पढ़ाऊँ, है ना। तो वॉलेंटरी वो हो गए जो हमारी मर्ज़ी से होते हैं, जैसे टॉकिंग, राइटिंग, और इनवॉलेंटरी वो हो गए जो हमारी मर्ज़ी के बिना भी हो रहे होते हैं, जिन पे हमारी मर्ज़ी या बस नहीं चलता। ठीक है, ये कंट्रोल कौन करता है? मिड और हाइंड ब्रेन। इसी से समझ जाओ कि इनवॉलेंटरी एक्शंस फोर ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। आगे पढ़ेंगे ब्रेन और उसके 3 पार्ट्स है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अभी बस इतना याद रखो कि जो चीज़ें हम अपनी मर्जी से करते हैं वो ना हमारे आगे वाला जो कहते हैं ना मत्था खराब हो रहा है मेरा, फोर ब्रेन से ही करते हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं ऐसे काम सारे। तो जो भी हमारे कंट्रोल में है वो फोर ब्रेन में है, और जो कंट्रोल में नहीं है वो बाकी के मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में चला गया। रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ है? रिफ्लेक्स एक्शन तो सब स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ ब्रेन तक जाना ही नहीं है, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आ जाता है और जल्दी से हम उस एक्शन को कैरी आउट कर देते हैं। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, 2 पढ़ा था ना, सेंट्रल और पेरीफेरी। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तो है, और वैसे भी सारे एक्शंस ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल हो रहे हैं। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये ही है भाई साहब जो बैठ के सारे उल्टे सीधे काम हमसे करा रहे हैं कि अब एक काम कर, थोड़ी सी रील और देख ले, अच्छा चल एक काम कर, ये लास्ट वीडियो इसके बाद पढ़ लियो, अच्छा चल एक काम करते हैं, थोड़ा सा खेल लेते हैं। ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करा रहा है? ये तो चीज़ें चलो ये हो गई जो हम वैसे कर रहे हैं, पर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो भी ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी के। कि अगर मान लेते हैं कि कोई हार्मोन सिक्रीशन हमारी बॉडी में नहीं हो रही, तो ब्रेन बोलेगा कि भाई करो यार, क्यों नहीं कर रहे हो, काम पे लगा रखा है तुम्हें, काम चोरी कर रहे हो, है ना। तो सारी चीज़ें सब कुछ जो है कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन है। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखने वाला भी ब्रेन है। डेजावू वर्ड सुना है ना बड़ा ज़्यादा। डेजावू का मतलब क्या होता है? हनी सिंह कहता है ना, लगता हम पहले कहीं मिले, वटेवर। तो अब डेजावू क्या होता है? डेजावू का मतलब कि ये चीज़ देखी देखी है, ये तो याद आ रही है, ऐसा कुछ पहले भी हुआ है, सबको लगता है कभी ना कभी, है ना, कि यार ये तो पहले भी हो रखा है, ये तो मैंने पहले भी कहा है, यहाँ मैं पहले भी आया हूँ। तो ये क्या है? डेजावू क्या है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारा ब्रेन ना हमारे अंदर स्टोर करके रख लेता है, और फिर जब वैसा ही कुछ तुम्हें दोबारा दिखेगा ना तो तुम्हें याद आएगा कि यार ये पहले कहीं तो देखा हुआ है, ये हुआ है। तो ब्रेन तुम्हें याद दिलाता है कि देख इस चीज़ का एक्सपीरियंस तेरे को पहले भी है, तो तू खराब मत कर दियो या कुछ भी करियो, पर ब्रेन बस याद दिला देता है कि देख पहले भी हो रखा है ऐसा। तो ब्रेन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास है, और इसीलिए ब्रेन ही पूरी बॉडी को ऑर्डर या कमांड भी करता है काम करने के लिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन अभी मैंने पीछे ही बताया था, फोर ब्रेन हमारी बॉडी के सारे वॉलंटरी एक्शंस के लिए काम आता है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। अब एनसीईआरटी के बड़े जो है फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में कि बताओ अगर आपको बैलेंस करके किसी लकड़ी के ऊपर चलना है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज़ होगा, इस तरीके के क्वेश्चन। और यहाँ पे यही डिस्टिंक्शन काम आएगा, डिफरेंस बिटवीन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन अगर याद कर लोगे तभी जाके इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे, और सीबीएसई को बड़े प्यारे भी हैं ये क्वेश्चंस। तो देख लो फोर ब्रेन क्या है? सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का, दिख रहा होगा डायग्राम में सबसे आगे, ये बड़े से कर्ल्ड ब्रैकेट के अंदर फोर ब्रेन जो आगे ही बना हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का। इसके अंदर सेरिब्रम होता है, याद रखना है क्या होता है इसके अंदर? सेरिब्रम। याद क्यों रखना है सेरिब्रम? क्योंकि आगे जब पढ़ोगे ना तो आगे सेरिबेलम भी आएगा। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम 2 अलग चीज़ें हैं। आगे जो फोर ब्रेन है इसके अंदर सेरिब्रम है, सेरिबेलम नहीं है। ठीक है, फोर ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, सोच सकता है ये पार्ट। कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस, पीछे पड़ा है। अब अगर मैं किसी लकड़ी पे सीधा चल रही हूँ तो मैं दिमाग लगा रही हूँ कि भाई बैलेंस करना है, बैलेंस करना है ना। और वॉलेंटरी एक्शन, वॉकिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ी है। स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड मेमोरी, ये भी फोर ब्रेन ही कर लेता है। कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहा है फोर ब्रेन। जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, दिमाग लगाते हैं, ऐसे मत्था पकड़ के बैठ जाते हैं ना अपना सर पे हाथ रख के कि भाई याद क्यों नहीं आ रहा, क्या है। तो स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेमोरी। अब माइथोलॉजी हमारी कहती है कि इंडियन वुमेन जो बिंदी लगाती हैं वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ सेंटर है ब्रेन का, यहाँ हम वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी ताकतों को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो कहाँ किस चीज़ को
वो कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट, क्या मेडिटेट कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर है ना, क्योंकि सब कुछ आगे ही स्टोर हो रही है। तो मेमोरी जो है, स्टोरेज, वो भी हमारी फोर ब्रेन में है, वॉलेंटरी एक्शंस भी फोर ब्रेन में है, सोचने के लिए भी फोर ब्रेन ही यूज़ होता है, ठीक है। रिसीव इज सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। लो भाई, सेंसरी इम्पल्स भी यही कलेक्ट कर रहा है। जो हाथ को बता चला था ना कि भाई ग्लास गर्म है, वो हाथ भी आके फोर ब्रेन को ही बता रहा है, सेंसरी इम्पल्स, कि भाई ये तो गर्म है। कोई कुछ भी ऐसा, किसी को हॉरर मूवी से डर लगता है, अचानक से एनाबेल दिख गई मूवी में, तो आंखें ही आके बता रही हैं न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन को कि भाई भूत देख लिया, क्या करें। तब जाके फोर ब्रेन भैया बताएंगे तो बंद कर लें आंखें। अब इतनी फुद्दू चीज़ें भी बताओ, फोर ब्रेन बताता है, उससे पहले आंखों में इतना भी दिमाग खुद से नहीं है कि अच्छा डर ही लग रहा है तो बंद हो जाए। फोर ब्रेन जब तक बोलेगा नहीं, आंखें बंद होंगी नहीं, ठीक है। इसीलिए जब कभी देखा होगा, जब भी मूवीज़ में दिखाते हैं कोई डेड बॉडी है, अब उसकी आंखें अगर खुली हैं तो वो खुली रह गई। क्यों खुली रह गई? क्योंकि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। अब ब्रेन कह ही नहीं रहा कि भाई बंद कर लें आंखें, हो गया काम ख़त्म, सिस्टम क्लोज। अब जब तक ब्रेन बोलेगा नहीं, आंखें बंद होंगी नहीं, वो खुली रह जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है सेंसेस को, सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम भी फोर ब्रेन का ही होता है। एंड फाइनली सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, भूख भी फोर ब्रेन ही लगा रहा है, ठीक है। 4-5 चीज़ें हैं, जब सबको याद कर लेना, थिंकिंग, मेमोरी, स्टोरेज, है ना, कंट्रोल, वॉलेंट्री एक्शंस, हंगर वगैरह, ये सारी चीज़ें सब फोर ब्रेन करता है। अब जब सब फोर ब्रेन ही कर लेता है तो मिड ब्रेन क्या करता है? इसके पास तो काम ही नहीं बचा। मिड ब्रेन के पास क्या काम है? बॉडी पॉस्चर। ये आ गया वो क्वेश्चन कि कैसे करोगे, बैलेंस कैसे करोगे, ये वो क्या करोगे। इनवॉलेंट्री एक्शंस, अब देखो रुक जाओ, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। यहाँ पे वो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, वो हो रही हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉकिंग ऑन अ स्टिक और वटेवर, कोई कुछ भी ले लो, कहीं भी चल रहे हो, चलना तो कंट्रोल में ही है ना। आगे ही पढ़ा था कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है वो फोर ब्रेन में है। अब मिड ब्रेन, यहीं पे क्लियर हो गया कि मिड ब्रेन तो ये काम नहीं ही कर सकता होगा, क्योंकि ये तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। और मिड ब्रेन, अब लकड़ी पे चलना कोई इनवॉलेंट्री थोड़ी है कि हमारे बस में नहीं है लकड़ी पे चलना, हम कैसे चल दें, या अगर हम चल देंगे तो हम तो रुक ही नहीं पाएंगे, ये तो इनवॉलेंट्री टास्क हो गया। वॉलेंटरी है, अपनी मर्जी से चल रहे हो तुम। तो मिड ब्रेन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मिड ब्रेन क्या करेगा? ऐसी चीज़ें जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है। प्यूपिल साइज, आंखों के जो अंदर की पुतलियाँ होती हैं, प्यूपिल होती है, इसको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, ये सारी चीज़ें भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्रीली। और लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या करता है? अब हाइंड ब्रेन के देखो 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था, याद है पहले, कि सेरिब्रम अभी आया है, सेरिबेलम आगे आया। हाइंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम। 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के, जैसे ब्रेन के खुद के ही 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ऐसे ही हाइंड ब्रेन के अंदर अपने और खुद के 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला, 3 पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉन्स पढ़ते हैं। पॉन्स का क्या काम है? इनवॉलेंट्री एक्शंस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सही, यही सारी चीज़ें। अब सांस लेना हमारे बस में नहीं है कि कंट्रोल में चले, ये सब हो, इसका काम पॉन्स करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस, मेडुला क्या कर रहा है? मेडुला भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सेलाइवेशन, वॉमिटिंग, है ना। जब हम खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा आता है। लाइफ प्रोसेसेस मैंने डिस्कस कर रखा है, क्यों आता है सलाइवा, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस वहीं शुरू होने लग जाता है, हमारे शरीर को पता लग जाता है, उसे ऐसा लगता है कि भाई ये खाना ना मिलने वाला है, तो तैयारी शुरू कर देते हैं पचाने की। तो मुंह के अंदर आ जाता है सलाइवा, जिसमें सलाइवरी अमाइलेज है, और वो डाइजेशन करा देता है। देख लेना अगर उस चैप्टर में ये सब पढ़ना हो, बट यहाँ पे अभी सिर्फ इतना ही रेलेवेंट है कि ये जो है मेडुला, ये सारी चीज़ें बीपी, सलाइवा और वॉमिटिंग जैसी चीज़ें कंट्रोल करता है। उल्टी अपनी मर्जी से तो आती नहीं, आ जाती है ना कभी भी, जब आती है तो रुकती भी नहीं है, हो जाती है बस वॉमिटिंग, तो ये भी हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम लास्टली क्या कंट्रोल करता है? पॉस्चर एंड बैलेंस, प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, पिकिंग पेन। अब देखो यहीं पे आ जाएगा वो लकड़ी बैलेंस करके चलने वाला क्वेश्चन, कि कैसे चला जाए बैलेंस करके। ऐसे चला जाएगा क्योंकि ये वॉलंटरी एक्शंस की प्रिसिजन को बैलेंस कर रहा है। फोर ब्रेन क्या करा देगा? वो वॉलंटरी एक्शन करा देगा, लेकिन वो काम प्रिसिजन से हो। इसमें को क्या लग रहा है? इसमें हाइंड ब्रेन लग रहा है।
इसमें सेरिबेलम लग रहा है स्पेसिफिकली। पॉस्चर एंड बैलेंस कंट्रोल करना, प्रिसिजन किसी चीज़ का कि हम बिल्कुल सटीक तरीके से उसे करें। ब्रेन बस याद दिला देगा, इसलिए तो कहते हैं डेजा वू, फोर ब्रेन बस बताएगा कि हाँ ऐसा तो कुछ हुआ था, लेकिन उसी चीज़ को प्रिसिजन से करना, इसमें कौन मदद करता है? हाइंड ब्रेन, या फिर मोर स्पेसिफिकली सेरिबेलम मदद करता है। ठीक है, ये था ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, याद रखोगे क्या क्या कर रहा है? मेमोरी स्टोर करने का काम कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, वॉलंटरी एक्शंस और भूख लगने के भी काम सारे यही कर रहा है। मिड ब्रेन क्या कर रहा है? मिड ब्रेन के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ये बस इनवॉलंटरी एक्शंस, नेक हेड मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। हाइंड ब्रेन के पास काम है, ये इनवॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है और वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ये 3 ढंग से ज़रा याद कर लेना कि ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, बॉडी पॉस्चर कौन कंट्रोल करता है। इसी के ऊपर एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती है। अब ब्रेन इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रेन से पूछे बिना, उसकी मर्जी के बिना कुछ होगा ही नहीं। तो फिर ब्रेन को बचाया कैसे जाए? तो बड़ी कीमती चीज़ है और बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल भी होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक भी होता है। तो इतने ज़्यादा नाजुक और फ्रेजाइल ऑर्गन की प्रोटेक्शन के लिए क्या करा जाता है? अब यहाँ अगर डायग्राम देखोगे तो ब्रेन के ऊपर 4-5 लेयर दिख रही हैं, फिर एक और बॉर्डर दिख रहा है येलो कलर का। ये सब क्या है? ये सब ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स जो ब्रेन को बचाती हैं। सबसे पहले तो हमें पता है स्कल ही होता है ना। स्कल क्या होता है? एक बोन स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से एक हार्ड बोन की कवरिंग जो कि हमारे ब्रेन के ऊपर होती है और उसको चोट लगने से या किसी भी चीज़ से बचाती है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है जो हमारे ब्रेन को किसी भी तरीके से शॉक से, किसी ऐसी चीज़ों से बचाता है। ठीक है, देखो, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर एंड इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम स्कल बॉक्स। अब जो स्कल जो है ब्रेन का, जो वो हड्डी है, उसको क्रेनियम बोलते हैं और उसके अंदर एक फ्लूइड भी होता है जो शॉक से बचाता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्ट होती है ना। पूरी इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हड्डियों की पूरी वो है, एक नीचे तक जाती है जो सीक्वेंस, जिससे वो प्रोटेक्ट होती है। तो ये हुआ हमारा ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन के बाद और कौन बच गया? प्लांट्स बच गए। प्लांट्स में भी पढ़ना पड़ेगा कि भैया कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्लांट के पास कोई ब्रेन तो हमने पढ़ा नहीं है ना, प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम है ना, प्लांट के पास आईज़ हैं कि देख के हट गए, सेंस स्किन है कि ओहो ये तो गर्म है, ये तो ठंडा है। प्लांट्स कैसे कर रहे हैं? प्लांट्स में कोऑर्डिनेट करने का तरीका एनिमल्स से बिल्कुल अलग है। क्या तरीका है? देखो, 2 तरीके हैं। पहला तो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। इंडिपेंडेंट यानी कि ग्रोथ जो है उससे बिल्कुल अलग है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है जो कि ग्रोथ से रिलेटेड है, प्लांट के बढ़ने से जुड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ में क्या आ जाता है? इमीडिएट रिएक्शन दे देते हैं स्टिमुलस को। या फिर छोड़ो, इससे पहले ना ग्रोथ पढ़ो, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ यानी कि ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी जिनसे प्लांट बढ़ेगा। किसी ने प्लांट को छेड़ दिया, स्टिमुलस याद है ना, किसी ने छेड़ दिया और हम छिड़ गए। अब इसके छिड़ने से होगा क्या कि ना प्लांट बढ़ जाएगा। फोटोट्रोपिज्म में क्या है? कोई पौधा तुमने रखा, फोटो मैंने पहले भी बताया, जहाँ भी वर्ड आ जाए इसका मतलब लाइट। तो फोटोट्रोपिज्म में, ट्रोपिज्म का मतलब समझ लो मूवमेंट, ट्रोपिज्म जहाँ भी आ जाए वहाँ मूवमेंट। तो फोटोट्रोपिज्म क्या हो गया? किसी पौधे को हमने रखा बाहर, जहाँ उसे धूप मिली, वो पौधा ना उधर की तरफ झुकना शुरू हो गया, उधर की तरफ बेंड करना शुरू हो गया। कोई बेल है तो उस डायरेक्शन में वो बेल बढ़ने लग गई जहाँ पे सनलाइट है। तो हुआ क्या? सनलाइट ने स्टिमुलस की तरह एक्ट करा, पेड़ उससे छिड़ गया। लेकिन छिड़ने के बाद रिएक्ट क्या करा पेड़ ने? जैसे हाथ पीछे हट जाता है गर्म चीज़ देख के, पेड़ पीछे नहीं हटा, वो तो उसकी तरफ चल दिया। मूवमेंट हो गई, ग्रोथ हो गई, इसीलिए डिपेंडेड ऑन ग्रोथ। सेकंड क्या है? जियोट्रोपिज्म। जियो कहाँ से आ रहा है? ग्रेविटी से आ रहा है, अर्थ से आ रहा है। नाम से ही समझ आ रहा है जियोट्रोपिज्म। जब क्या होता है? जब कोई चीज़ ग्रेविटी के साथ या ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। तुमने कोई पौधा दीवार पे रखा, वो नीचे गिर गिर के बेल लटक के नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि नीचे ग्रेविटी है, उसने उसको खींच लिया या जो भी हुआ,
ग्रेविटी पुल की वजह से अगर किसी प्लांट का मूवमेंट है, ग्रेविटी ने एज अ स्टिमुलस उसको छेड़ दिया, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म। कीमो नाम से ही समझ आ जाना चाहिए, केमिकल्स की बात हो रही है, ठीक है। कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। पोलन ट्यूब जो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर में पढ़ते हो कि पोलन ट्यूब अंदर ओव्यूल के पास जाती है, फिर फर्टिलाइजेशन होके फ्लावर से फ्रूट बनता है। ये सब जो भी हो रहा है ये केमिकल्स के थ्रू हो रहा है। कोई अंदर बैठा थोड़ी है ब्लिंकिट वाला भैया कि लाओ आ जाओ हम सीड को अंदर छोड़ के आ जाते हैं, डिलीवरी दे देते हैं, हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। सब केमिकल्स के थ्रू हो रहा है, ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। और लास्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म, वेरी क्लियर बाय द नेम इटसेल्फ, हाइड्रो इज यूज्ड फॉर वाटर। सो जब पानी के वजह से मूवमेंट दिखाई दे किसी प्लांट में कि वो पानी की तरफ चलने लग गया, जहाँ पानी है उस तरफ झुकाव ज़्यादा है, या पानी से दूर भागने लग गया, तो फिर वो हाइड्रोट्रॉपिज्म में काउंट हो जाएगा। तो अब समझ आया क्या है डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे प्लांट जो है वो स्टिम्युलस की तरफ रिएक्ट तो कर रहा है, उसको धूप लगी उसने रिएक्ट करा, ग्रेविटी पे उसने रिएक्ट करा, केमिकल पानी हर चीज़ पे रिएक्ट करा, लेकिन रिएक्शन के बदले में वो तो ग्रो करने लग गया। तो ये डिपेंडेड ऑन ग्रोथ है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ में वैसे ही समझ आ जाएगा अब खुद से ही कि यहाँ पे छिड़ के रिएक्ट कर रहा है प्लांट, लेकिन बढ़ नहीं रहा, कोई ग्रोथ नहीं हो रही। एक बहुत सिंपल एग्जांपल, टच मी नॉट। तुम टच मी नॉट को जब छेड़ते हो तो वो प्लांट रिएक्ट करता है, लेकिन वो ग्रो थोड़ी कर गया, प्लांट अचानक से बढ़ थोड़ी गया साइज में, उसने बस रिएक्ट करा, उसने अपने पत्ते फोल्ड कर लिए। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होता है। यहाँ पे ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, प्लांट की कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं हो रही, बस स्टिमुलस के खिलाफ एक छोटा सा रिएक्शन है। ये रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं, देखा होगा। अब कोई पौधा धूप की तरफ एक ही दिन में नहीं बढ़ जाएगा, उसे टाइम लगेगा। डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे होती है, क्योंकि पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जो मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है वो बड़ी जल्दी दिखती है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट ग्रो थोड़ी कर रहा है। यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में मैसेजेस कन्वे होते हैं कि भाई इसने तो हमें छेड़ दिया, क्या करें। फिर डिसाइड होगा कि चलो फोल्ड ही हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो फिर पत्ते फोल्ड हो जाएंगे। इस मूवमेंट के लिए क्या होना पड़ता है, सेल्स अपनी शेप को चेंज करते हैं। पानी, वाटर रिटेंशन के थ्रू ये मूवमेंट प्लांट बड़ी जल्दी से आपको दिखा देता है, और इसके थ्रू इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट बहुत आसानी से प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये पढ़ लिया तो प्लांट हार्मोन्स भी पढ़ लेते हैं। प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं। कई हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट बढ़ाने में काम आते हैं। अब देखो, अब तुम 10th क्लास में आ गए हो, है ना, 6-7 से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं एडोलेसेंस के बारे में कि देखो अब आप बड़े हो रहे हो, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बन रहे हैं जिनसे आपकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आएंगे, बियर्ड आने लगेगी, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वॉइस चेंज हो जाएगी, सब हो जाता है ना। ऐसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं। प्लांट्स के हार्मोन भी प्लांट की बढ़ने में मदद करते हैं। कौन कौन से मदद करते हैं बढ़ने में, ऊपर के जो 3 लिखे हैं ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन, ये तीनों के तीनों बढ़ने में मदद करते हैं। कौन कौन करते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, तीनों के तीनों ग्रोथ हार्मोन है। एक लौता और अकेला एब्सिसिक एसिड ही है जो कि ग्रोथ रोकने वाला हार्मोन है। क्या काम करता है ये, ग्रोथ रोकने का काम करता है। पहले 3 बढ़ाने वाले पढ़ते हैं। ऑक्सिन क्या करता है, देखो कोई पौधा है, जब तुमने कभी कोई पौधा लगाया हो या देखा हो बढ़ते हुए, तो पौधा लंबा भी होता है और चौड़ा भी होता है हाइट में, और एक समय के बाद रुक जाता है। हमसे तो ज़्यादा ही लंबे होते हैं ना प्लांट्स, हमसे ज़्यादा हाइट में बढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा चौड़े भी हो जाते हैं, और फिर एक पॉइंट के बाद वो रुक जाते हैं। तो जो प्लांट को लंबा करने के लिए काम आ रहा है ना, वो ऑक्सिन है। लंबे हमेशा हम कहाँ होते हैं, टिप से लंबे होते हैं ना, ऊपर ऊपर से। तो प्लांट के जो रूट और शूट टिप्स पे प्रेजेंट होता है ये हार्मोन, शूट टिप्स पे मेजरली ये होता है ऑक्सिन। ठीक है, ये क्या काम करता है, प्लांट को लंबा करने में, प्लांट का कॉम्प्लान कह दो इसको। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, रिस्पॉन्स देता है लाइट की तरफ, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये है प्लांट का कॉम्प्लान भैया, और ये प्लांट की हाइट को बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्या है, जिबरेलिन। जिबरेलिन ग्रोथ बढ़ाएगा। ग्रोथ का मतलब, कहने का मतलब क्या है, ग्रोथ से गर्थ कहना चाह रहा है ये।
अब गर्थ भी नहीं पल्ले पड़ी। गर्थ क्या होती है? प्लांट की चौड़ाई। जब पौधा एक कच्चा लगाते हो उसकी स्टेम कितनी हरी हरी छोटी छोटी सी होती है, नाजुक सी, कि तोड़ो तो टूट जाए। और एक पीपल का पेड़ देखो, तोड़ दोगे उसको, नीचे से उखाड़ दोगे? नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, वो स्ट्रांग हो गया। तो उसकी इतना बड़ा इतना स्ट्रांग होने में कच्ची छोटी हरी डंडी से लकड़ी के पेड़ बनने में कौन मदद करता है? जिब्रेलिन मदद करता है, उसकी गर्थ यानी कि उसकी चौड़ाई बनाने में। ठीक है। थर्ड, अब क्या बच गया? लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बन गई। साइटोकाइनिन कहाँ से आ गया फिर? साइटोकाइनिन का क्या काम है? ये सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल डिवीजन से भी तो बड़े होते हैं ना हम, अंदर ही अंदर। सेल डिवीजन कराने में साइटोकाइनिन मदद करता है। दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है। ये जो है साइटोकाइनिन, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में फ्रूट्स और सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। फ्रूट्स और सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये फ्रूट्स एंड सीड्स के अंदर प्रेजेंट होकर? ये उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। ये तो हमने देख ही लिया, सेल डिवीजन कर रहा है, पक रहे हैं इससे। क्या हो रहा है? पक रहे हैं। अब इसीलिए जब कभी देखा होगा, जब गांव से शहर फसल कट के आती है, खेतियां आती हैं, तो केले हरे रंग के आ रहे हैं, टमाटर कच्चे आ रहे हैं, और मान लो हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली आते आते तो वो पक गए। मम्मी भी जब खरीदती है सब्जी तो कभी देखा है, वो कहती है कि ज़्यादा पके हुए मत लियो, ख़राब हो जाएंगे, थोड़े कच्चे कच्चे देख के ले। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि घर में रखे रखे भी तो पकेंगे। क्यों पकेंगे? घर में पौधे में लग रहे हैं, अब तो फ्रिज में रखे हैं ना, अब क्यों पकेंगे? इसलिए पक जाते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स उनके अंदर तब भी काम कर रहे हैं, ये उन्हें तब भी पका रहे हैं। ठीक है। तो ये तीनों हुए जो ऊपर के, ऑक्सिन, हाइट, जिबरेलिन, गर्थ यानी कि चौड़ाई, और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, ये तीनों बढ़ाने का काम करते हैं। एक लौता जो रोकने का काम कर रहा है, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, एब्सिसिक एसिड। एसिड है, ग्रोथ इनहिबिटर है, रोकने का काम करता है। और जब प्लांट एक हाइट के बाद रुक जाए, अगर एब्सिसिक एसिड ना हो तो सोचो प्लांट अभी इतने लंबे और कितने लंबे हो जाएंगे। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है। ग्रोथ रोकने का काम करता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग यानी जो पत्ते पीले पड़ के नीचे झड़ के गिर जाते हैं ना, बेसिकली पौधे को बूढ़ा करने का काम। ठीक है। उसकी ग्रोथ को रोकने का काम एब्सिसिक एसिड का होता है। इसे प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। अब प्लांट के हार्मोन हो गए, तो नेक्स्ट क्या है? वेरी इजी टू गेस, नेक्स्ट इज एनिमल हार्मोन्स। हमारे अंदर भी होते हैं, अभी मैंने बताया, पढ़ते आ रहे हो 6-7 से एडोलेसेंट एजुकेशन में, कि देखो क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ये आफ्टर अ सर्टेन एज इन योर लाइफ होता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। हार्मोन्स होते कहाँ हैं हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, ब्लड के अंदर तैर रहे हैं आराम से? नहीं, हॉर्मोन्स भी किसी जगह पर बनते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए पेट है, एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन है, फिल्ट्रेशन के लिए किडनी है, ऐसे ही हॉर्मोन्स बनने के लिए ग्लैंड्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्लैंड्स। इनके अंदर हॉर्मोन्स मिलते हैं, इनके अंदर हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं। ये किचन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, एनर्जी बनाता है, इसी तरीके से ग्लैंड्स हॉर्मोन्स बनाते हैं। अब हॉर्मोन्स बना रहे हैं, अब जैसे किचन से खाना बन रहा है और फिर जोमेटो वाले भैया छोड़ के आ रहे हैं ना हर जगह। अब अगर कोई रहता ही उस किचन के बगल में तो वो जोमेटो क्यों करेगा? वो तो वहीं से उठा के खा लेगा। तो इसी तरीके से ग्लैंड्स भी दो तरीके के हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं? पहले एंडोक्राइन समझो। एंडो का मतलब एंडो, इनसाइड, इन, एंडो यानी कि ये वो वाले लोग हैं जो किचन के बगल में ही रह रहे हैं। इन्हें ज़रूरत नहीं है कोई डिलीवरी लेने की, जोमेटो पे जाके बुक करने की। इनके पास ही है ग्लैंड, इनके अंदर ही सिक्रीशन हो रही है। जैसे मान लो मुझे एक्स हार्मोन चाहिए अपने पेट के अंदर, तो मेरे पेट के अंदर ही वो ग्लैंड है जो एक्स हार्मोन बनाता है, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? वहीं से एक्स हार्मोन बनेगा उस ग्लैंड से, और मेरे पेट के अंदर जो भी मुझे जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो काम कैरी आउट करा देगा। लेकिन कई बार ग्लैंड बहुत दूर होते हैं, ये किचन जो है हमारे घर से बहुत दूर होती है, और इसीलिए फिर जोमेटो भैया की ज़रूरत हमें पड़ जाती है, डिलीवरी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब जोमेटो तो बाइक पे आ रहा है, हमारे शरीर के अंदर बाइकें तो घूम नहीं रही हैं। हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में कौन है? हमारे शरीर के अंदर ब्लड है और नर्व्स हैं, डक्ट्स हैं। डक्ट यानी कि पाइप। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ है? ये तो दूर है। अब मान लेते हैं मेरे पेट के अंदर एक्स हार्मोन फिर से मुझे चाहिए, लेकिन ये जो हार्मोन बनता है ना, ये बनता लिवर में है। अब मैं लिवर से पेट तक कैसे पहुंचाऊं? एक छोटी सी पाइप होगी जो मेरे पेट से लिवर तक जाएगी।
वो हार्मोन ना लिवर जो है उस पाइप में छोड़ देगा और उस पाइप के थ्रू वो एक्स हार्मोन मेरे पेट में आ जाएगा और काम हो जाएगा। तो दो तरीके के हो गए, एक्सोक्राइन, एक्सो यानी कि एग्जिट, एग्जिट यानी कि बाहर, है ना, ये ग्लैंड्स बाहर हैं इसीलिए डक्ट वाले ग्लैंड बोला जाता है, और एंडोक्राइन अंदर ही है, इन्हें किसी डक्ट या पाइप की ज़रूरत नहीं है, तो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। तो हार्मोन बनते हैं ग्लैंड्स में, दो तरीके के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब कौन कौन से हार्मोन बन रहे हैं ये देख लेते हैं। पहला बन रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन कहाँ बन रहा है? थायरॉक्सिन हमारे गले में, थायरॉइड ग्लैंड जो बोला जाता है यहाँ बनता है, ठीक है। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड इज लोकेटेड इन नेक और थ्रोट रीजन। क्या किस काम आता है ये? कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स को पचाने के, मेटाबॉलिज्म में काम आता है। अगर ये ठीक से काम ना करे तो क्या हो जाता है? गॉइटर हो जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, गॉइटर के बारे में, क्योंकि पूछ लेती है एनसीईआरटी अलग से कभी कभी। सेकेंड हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ये हमारे दिमाग के अंदर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में है। हमारे दिमाग के अंदर भी ग्लैंड है, ठीक है, जैसे बॉडी में है, दिमाग में भी एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ क्या होता है? ये ग्लैंड किस लिए काम करता है? पहली बात तो ये मिड ब्रेन में है और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी ग्रोथ हार्मोन है कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है। थर्ड कौन सा है? एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन यही है जिसकी वजह से तुम मैच में छक्का देख के उछल पड़ते हो, और कभी रोड पे जा रहे होते हो तो एक्सीडेंट देख के अचानक से शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। पेपर में टॉप करने पे तो झटके ही लग जाते हैं कि इतना तो पढ़ा ही नहीं था, कैसे आ गए, है ना। ये ही एड्रेनलिन है। शॉक के जो हैं, एक्साइटमेंट के जो इमोशंस हैं, वो सारे के सारे एड्रेनलिन के थ्रू हमारी बॉडी एक्सप्रेस करती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अभी तो एड्रेनलिन रश हो गया, अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारा एड्रेनलिन हार्मोन बन गया। बेचैनी सी आ जाती है इसके बनने से, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ठीक है। कौन कौन बनाता है? एड्रेनल ग्लैंड बनाते हैं। कहाँ होते हैं? किडनी के पास होते हैं, ठीक है, किडनी के ठीक थोड़ा सा ऊपर होते हैं। किस काम के लिए होते हैं? बीपी के लिए होते हैं, हार्ट बीट के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखो यही तो होता है ना, अचानक से एक्साइटमेंट हो गई या हॉरर, थ्रिल, शॉक कुछ भी हो गया, बीपी ऊपर नीचे हो जाता है लोगों का, हार्ट बीट बढ़ जाती है या धीरे हो जाती है, यही एड्रेनलिन का काम है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है पैनक्रियास। पैनक्रियास कहाँ लोकेटेड है हमारी बॉडी में? पढ़ चुके हैं पहले उस चैप्टर में, ये ठीक स्टमक के नीचे एक ऑर्गन है पैनक्रियास, इसके अंदर सिक्रीट होता है जो है इंसुलिन हार्मोन। और ये किस काम आता है? ये काम आता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के। यहीं पे है वो जो गॉइटर वाला मैंने बोला था, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने वाला यही है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हुई तो डिजीज़ हो डायबिटीज़ हो जाते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए ये होता है इम्पोर्टेंट, इसको आगे हम लास्ट में कवर कर लेंगे क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इंसुलिन हो गया, तो अब लास्ट में दो बच गए आपके सेक्स हॉर्मोन्स। एक मेल्स में अलग तरीके के होते हैं, सबको पता है ना, फीमेल्स में अलग, क्योंकि सेक्स डिस्टिंक्शन ही ऐसे होता है, एक्स एक्स मेल है और एक्स वाई मेल है और एक्स एक्स फीमेल है। तो टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है। इसका क्या काम होता है? जितने भी ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ आदमियों में देखने को मिल रहे हैं, है ना, वो टिपिकल फेशियल एयर, एडम्स एप्पल, ये जितनी भी चीज़ें जो आदमियों में दिखेंगी, ब्रॉड शोल्डर्स, ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती हैं, ठीक है। और एस्ट्रोजन फीमेल्स में है, तो जितने भी चेंजेस लड़कियों में देखने को मिलते हैं जो लड़कों में नहीं होते, जो श्रिल वॉइस होती है, एब्डोमेन एरिया में जो भी चेंज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरीज का डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में करा देता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बच गया जो मैंने तुम्हें बताया था। अब देखो ये डायग्राम भी देख लेना, ये जो साइड में बना हुआ है राइट हैंड साइड पे, ऐसा डायग्राम कभी कभी वो दे देता है, तो मैं लेबल कर देगा ABC, बोलेगा बताओ A क्या है, B क्या है, C क्या है। ऊपर दिख रहा है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स ब्रेन में है, थायराइड और पैराथायराइड गले में है, अभी पढ़ लिया था, है ना। पैनक्रियास में कौन है? इंसुलिन है। एड्रेनल ग्लैंड्स में एड्रेनलिन है, और ओवरी में एस्ट्रोजन, मेल्स में टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन है। अब फाइनली दो चीज़ें जो पढ़नी थी, एक है इसमें गॉइटर जिसका लेना देना है
नमक से, आयोडीन से और थायराइड ग्लैंड से। और दूसरा है डायबिटीज़ जिसका इंसुलिन से लेना देना है। तो पहले थायराइड ग्लैंड पढ़ लेते हैं, गॉइटर पढ़ लेते हैं। अब गॉइटर एक डिजीज़ है जो कि होता है जब हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो आयोडीन सॉल्ट इज़ नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल फॉर पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी है आयोडीन, तभी जाके वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता था, फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करता था, इन्हें पचाता था। ठीक है, अब अगर ये आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगे। और ऐसा ना होने पर हमारे शरीर में गॉइटर हो जाता है, स्वॉलन नेक जो है हमारी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहीं प्रेजेंट है, तो नेक सूज जाती है, जिससे हम पहचानते हैं कि इसको गॉइटर डिजीज़ है। इसीलिए कहती है शिल्पा शेट्टी मैडम आपसे कि नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं, आयोडीन वाला नमक खाएं, है ना। बड़ा ट्रेंड चल गया, आयोडीन वाला नमक लेके आएंगे, आजकल तो पिंक पर्पल कलर के भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर आयोडीन वाला नमक नहीं खाया तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाने से कर देगा मना, और मेटाबोलाइज हो नहीं पाएंगे आपके फैट्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स। ठीक है, और इसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर दैट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी बड़ी ही ज़्यादा क्रूशल बीमारी है जो इंडियंस में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फैली है ना। क्या होता है डायबिटीज़ में, शुगर लेवल्स हमारी बॉडी के इधर उधर हो जाते हैं, इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। डायबिटीज़ है क्या, इज़ अ डिजीज़ इन ब्लड विच इन ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस। जब ब्लड शुगर लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज़ कर जाती है तो डायबिटीज़ होता है। क्या कॉजेज़ हैं डायबिटीज़ की, क्यों होता है डायबिटीज़, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन ना बने तो डायबिटीज़ हो जाती है, ना बने या कम बने कुछ भी कह लो, तो ब्लड शुगर लेवल्स हमारी बॉडी के बढ़ जाते हैं। जैसे थायरोक्सिन ना बनने पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, ऐसे ही क्या कहते हैं इसको, इंसुलिन ना बनने पर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि शुगर कंट्रोल करने के लिए कोई बचा नहीं, इंसुलिन बना नहीं। इसके लिए होता क्या है, अब अगर इंसुलिन बन नहीं रहा तो बाहर से दे दो। घर में अच्छा खाना नहीं बनता तो बाहर जाके खा लेते हो ना, या जिद करते हो कि नहीं बाहर का लाओ, आज हम नहीं खा रहे घर का खाना। भाई है, जब हमारी बॉडी ने मना कर दिया कि नहीं भैया अपने तो बस की नहीं है, हम नहीं बना सकते और इंसुलिन, तो फिर क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेते हैं। और जैसे बाहर का खाना तुम्हें पता है महंगा आएगा, क्यों खाना है, कल ही खाया था तूने, रोज़ रोज़ बाहर का खाता है, ऐसे ही इंसुलिन के इंजेक्शन्स भी भैया बाहर से आ रहे हैं, महंगे हैं, और ऑफ कोर्स रोज़ रोज़ कोई नहीं लगवा सकता। तो ये भी रेगुलेशन में डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से लगते हैं, बट ऑफ कोर्स इंसुलिन इंजेक्शंस आर एक्सपेंसिव। और इसीलिए कहा जाता है कि पहले से ही कंट्रोल में रखो, है ना, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखो अपना, और आपके हार्मोन्स, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में ढंग से बनता रहे तो फिर डायबिटीज़ की नौबत नहीं आएगी। आ गई तो फिर बाहर से इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, इंसुलिन नहीं था तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गई, जैसे ही मैंने बॉडी में इंसुलिन इनटेक किया, या मेरी बॉडी ने जैसे ही इंसुलिन बनाया, इंसुलिन फटाक से देखेगा कि अच्छा मेरे बिना ये सब कर लिया, मतलब जब तक मैं नहीं था तब तक इतनी तुमने मचा दिया, सिस्टम मतलब फेल कर दिया, तो अब इंसुलिन जाके कंट्रोल करेगा, जल्दी जल्दी ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, उसको लेवल पे लेके आएगा, है ना। रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। तो अब सिस्टम किसका है यहाँ पे, इंसुलिन का है। इंसुलिन कंट्रोल करेगा, डोमिनेट करेगा, ब्लड शुगर लेवल वापस अपने लेवल पर आ जाएंगे। अब जब ब्लड शुगर वापस लेवल पे आ गई तो इंसुलिन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। 24 घंटे कोई नलका तो है नहीं खुला रहेगा, आ रहा है बह रहा है इंसुलिन, मज़े आ रहे हैं, बहुत है हम पे, तो ऐसा नहीं होता। हॉर्मोन्स की सिक्रीशन सिर्फ़ और सिर्फ तभी होती है जब हमारी बॉडी को उसकी नीड हो। अब अगर कुछ अच्छा होगा तभी तो एड्रेनलिन ग्लैंड में से एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा, तभी तो एक्साइटेड हो गए कि फालतू में बैठे बैठे अचानक से अरे मज़े ही आ गए, है ना। हॉर्मोन्स तभी सिक्रीट होते हैं जब हमारी बॉडी में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार पूरे लेक्चर को अगर जल्दी से रिकॉल करा दूँ तो सबसे पहले हमने पढ़ा स्टिमुलस, जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं जिनसे हमें जो है एनवायरनमेंट में हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन में हमने पढ़े सेंसरी न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला कि भाई छोड़ दे गर्म है, और वो सारा मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है, हम छोड़ देते हैं। रिसेप्टर्स 5 तरीके के, आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन हम पढ़ चुके हैं। न्यूरॉन का डायग्राम फंक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। प्लांट हॉर्मोन्स 3 ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। एक इनहिबिटर है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। और फिर एनिमल हॉर्मोन्स हमने अभी करे ही हैं। इनको एक बार रिवाइज कर लेना। दिस लेक्चर शैल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू एक्चुअली अटेम्प्ट योर बोर्ड्स एग्जाम्स। और कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और कोई फीडबैक देना हो तो भी ऑल्सो फील फ्री टू कमेंट बिलो। आपको अगला लेक्चर क्या चाहिए, या कोई ऐसी इंप्रूवमेंट्स जो आप इस लेक्चर में चाहोगे, या पढ़ाने का तरीका अगर आपको बदलना है, एनी सजेशंस, मोस्ट वेलकम टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो को लाइक करना, कोई फ्रेंड्स है जिनकी मदद हो सकती है तो उनके साथ शेयर करना, और अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।